और बच्चों मिजाज कैसे है? बढ़िया पढ़ते रहिए बेटा, बढ़िया से पढ़ते रहिए, कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। भौतिक विज्ञान 11th क्लास घर्षण, आज घर्षण पे लास्ट लेक्चर होगा, आज इसको कंक्लूड कर देंगे बेटा, ठीक है। पार्ट 5 लेक्चर 14। तो बेटा यहां बात करते हैं घर्षण कोण। घर्षण कोण इसको समझते हैं। घर्षण कोण इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। जैसे मान लो एक वस्तु को मैं सीधे हाथ की ओर चलाता हूं, सीमांत संतुलन की स्थिति में ठीक ये चलना शुरू होती है। जैसे ये चलना चालू होती है उस टाइम बेटा घर्षण को हम क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बोलते हैं। मान लो ये लग रहा है सीमांत घर्षण Fs, जो स्थैतिक घर्षण है उसके अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहेंगे, ठीक है। वस्तु का जो भार होगा कहां कार्य करेगा? नीचे की ओर कार्य करेगा W, और जो बराबर होगा mg के, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है बेटा। जो अभिलंब प्रतिक्रिया होगी, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया R ये होगी, ठीक है। अब मैं यहां पर देखिए इस तरीके से इसको बनाता हूं, इस डायग्राम को दोबारा से बनाता हूं, रीड्रॉ करता हूं। अब मैंने ये पॉइंट O मान लिया, O ये यहां लिख दिया। अब बेटा यहां पे अभिलंब प्रतिक्रिया ये होगी, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बना दी, यहां पर O बिंदु पर अभिलंब प्रतिक्रिया बना दी। इस स्थैतिक घर्षण को या सीमांत घर्षण को मैंने थोड़ा ऊपर बगैर डायरेक्शन और मान बदले हुए इसी बिंदु पर बना दिया, ये Fs ये हो गया। अब बेटा यहां पे Fs और R इनका परिणामी जो होगा, परिणामी कैसे बनाए कि समानांतर चतुर्भुज बना ले। क्या बना ले? एक समानांतर चतुर्भुज बना ले, क्योंकि R और Fs, ठीक है, दोनों ही क्या है? सदिश राशियां हैं। समानांतर चतुर्भुज बना लिया मैंने। तो बेटा ये वाला विकर्ण पकड़ ले, ये इनके परिणामी को बताएगा। परिणामी मान लीजिए P है, R और Fs का परिणामी क्या है? P। तो बस ये जो परिणामी होता है किसका? सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया, इसका जो परिणामी P है, अभिलंब प्रतिक्रिया से कितने कोण पर झुका है या इनके बीच कितना कोण बन रहा है, इसी को हम घर्षण कोण कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? हम घर्षण कोण कहेंगे। तो घर्षण कोण एक तरीके से क्या हो गया? किसके बीच कोण हो गया कि भाई परिणामी किसका परिणामी? सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से कितना कोण बना रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? घर्षण कोण बोलते हैं, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाता है, जितना कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। क्या कहलाएगा? ये घर्षण कोण कहलाएगा, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? घर्षण कोण कहलाएगा। इसका मान निकाल लेते हैं, घर्षण कोण का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी घर्षण कोण थीटा का मान, कि भाई थीटा का मान किस तरीके से हम कैलकुलेट करें। अब बेटा यहां पे ये नाम लिख दीजिए, ए ये लिख दीजिए,
बी बिंदु ये लिख लीजिए। ये एफ एस है, मैंने कहा ये समानांतर चतुर्भुज है, तो जो विपरीत भुजाएं होंगी बराबर होंगी। एफ एस ये है तो ये भी एफ एस होगा। ए बी किसके बराबर? एफ एस के बराबर। ठीक है, अब त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी देखिए, ओ ए बी, ओ ए बी त्रिभुज के अंदर, ओ ए बी त्रिभुज के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, यहां निकाल लें टेन थीटा। क्या निकाल लें? टेन थीटा। टेन थीटा जो होगा भाई लंब बटे आधार, लंब हो गया ए बी और आधार हो गया, यानी थीटा का आधार हो गया यहां पर 0 से ए, यानी O टू ए, O टू ए। ठीक है, ए बी बटे ओ ए। अब देखो यहां पे ए बी किसके बराबर है? ए बी मैंने लिया है किसके बराबर? एफ एस के बराबर। और ओ ए बराबर किसके? आर के। बेटा एफ एस का मान रखो, एफ एस बराबर होता है जो सीमांत घर्षण है, स्थैतिक घर्षण गुणांक गुणा अभिलंब प्रतिक्रिया बटे अभिलंब प्रतिक्रिया। आर आर कट गया ऊपर नीचे, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया? म्यू एस के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम घर्षण कोण का, ठीक है, टेन ले लें, स्पर्श ज्या ले लें, घर्षण कोण का स्पर्श ज्या ले लें, टेन थीटा ले लें, तो किसके बराबर हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा मैं इसका मान निकाल सकता हूं कि भाई जो घर्षण कोण है उसकी स्पर्श ज्या या टेन, घर्षण कोण का टेन किसके बराबर है? स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर। ठीक है ना। अब ऐसी बात करते हैं दूसरा, सर्पी कोण या सर्पी कोण या विराम कोण भी बोलते हैं या झुकाव कोण भी बोलते हैं। अब बेटा सर्पी या विराम या झुकाव कोण, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसको एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, मैं क्या करता हूं, एक आनत तल ले लेता हूं, एक ढालू तल ले लिया, जो परिवर्ती ढालू तल है, जिसका ये यहां से ढलान चेंज कर सकता हूं मैं, ऊपर नीचे कर सकता हूं उसको। ठीक है, यहां एक वस्तु रख दी मैंने, यहां एक वस्तु रख दी गई। अभी मैंने देखा कि ये वस्तु अभी किसमें है? विराम अवस्था में है। ये वस्तु विराम अवस्था में है। अब मैंने यहां पर ढालू तल का झुकाव कोण बढ़ा दिया। पहले कोण ये था, अब कोण थोड़ा इससे बड़ा कर दिया। ठीक है, पता चला अभी भी वस्तु जो है विराम अवस्था में है। ये वस्तु भी किसमें है? विराम अवस्था में। दोनों ही स्थितियों में वस्तु विराम अवस्था में है। मैंने थोड़ा और ढालू तल को ऊपर उठा दिया, अब इतना उठा दिया। जैसे ही मैंने इसको यहां पर इतना किया, जो यहां वस्तु रखी है अब ये ठीक चलना चालू कर देगी। ठीक है, अपनी यानी फिसलना आरंभ कर देगी नीचे। तो बस बेटा वह न्यूनतम कोण किसका? आनत तल का या ढालू तल का? किसके साथ? क्षैतिज के साथ। क्षैतिज के साथ, क्षैतिज दिशा के साथ आनत तल का वह न्यूनतम कोण जब वस्तु फिसलना आरंभ करती है, सर्पी या विराम या झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो आनत तल का क्षैतिज दिशा से वह न्यूनतम कोण जब वस्तु फिसलना आरंभ करती है
सर्पी कोण कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्पी कोण बोलते हैं। तो ये सर्पी कोण होता है बेटा, ठीक है। इसे हम जनरली फाई से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? फाई से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा अब इसका मान निकालते हैं। अब इसका यहां पर मान निकाला जाता है। मान लो ढालू तल या आनत तल सर्पी कोण फाई बना रहा है, तो वस्तु को रखेंगे तो ये फिसलना आरंभ करेगी। अब ये नीचे गिरना आरंभ करेगी यहां पर, ठीक है। जो वस्तु का भार होगा, ये वस्तु का भार ये हो गया mg, नीचे की ओर होगा, ठीक है बेटा। यहां से ये कोण 90, ये कोण हो गया 90 माइनस 5। कितना हो गया? 90 माइनस 5 हो गया। अब मैंने यहां पर एक लंब खींचा। भाई अभिलंब प्रतिक्रिया बनाएंगे तो एक लंब खींच लिया, यानी जो ढालू तल है उसके लंबवत ये खींच लिया, ठीक है। अब ये कोण निकाला मैंने, ये कोण निकाले। भाई पूरा कोण ये लंब है ना, यहाँ पे ये 90 है, ये 90 बन रहा है। ये पूरा कोण कितना बन रहा है? 90। ये पूरा कोण 90 बन रहा है। मैंने इसे अभी हटा दे रहा हूं मैं। अब बेटा ये पूरा कोण 90 है, 90 माइनस 5 इधर आ गया, तो बचा कोण 5, यानी 90 माइनस 5 करेंगे 90 माइनस 5 करेंगे, तो बेटा यहां पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, तो एंगल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, mg को फाई की दिशा में वियोजित करता हूं। यहां वियोजित कर लिया तो ये वियोजित भाग हो गया mg cos थीटा। हमेशा थीटा या फाई की दिशा में क्या होगा? फाई लिख दीजिए। mg cos फाई हो गया, ठीक है। हमेशा कोण की दिशा में क्या हो जाता है? cos के साथ लिखा जाएगा। बेटा दूसरा वियोजित भाग हो गया, यहां पर दूसरा वियोजित भाग हो गया mg sin फाई। mg का एक वियोजित भाग फाई की दिशा में mg cos फाई, और लंबवत दिशा में क्या हो गया? mg sin फाई। mg sin फाई की वजह से ये नीचे आना चालू हो गया, क्योंकि सीमांत संतुलन में है। तो एक तरीके से mg sin फाई सीमांत घर्षण के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सीमांत घर्षण के बराबर होगा। तो बेटा यहां पे मैं लिख सकता हूं जो fs है वो एक तरीके से किसके बराबर है? mg sin फाई। अब अभिलंब प्रतिक्रिया बना दो कि भाई ये अभिलंब प्रतिक्रिया R हो गई। अब इस वस्तु या पिंड की ऐसी गति तो है नहीं कि अभिलंब प्रतिक्रिया के दिशा में या उसके विपरीत नीचे की ओर, ऐसी तो गति है नहीं। इसका मतलब R mg cos फाई को संतुलित करेगा। R किसके बराबर हो गया? mg cos फाई के बराबर। ये पहला समीकरण मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए। पहले में दूसरे का भाग लगा दीजिए, पहले में दूसरे का भाग लगाइए। उल्टे हाथ की तरफ fs बटा r बराबर। अब सीधे हाथ की तरफ लिखें, पहला समीकरण mg sin फाई है सीधे हाथ पर, दूसरा समीकरण नीचे लिखा जाएगा mg cos फाई। ये mg से mg ये चला गया। बेटा sin फाई बटा cos फाई किसके बराबर? tan फाई। अब fs बटे fr, फिर से वही आ गया fs बटे fr, यानी मैं पहले tan फाई लिखे दे रहा हूं, tan फाई यहां चिपका दिया। अब ये fs बटे r। अब fs को क्या लिख सकता हूं मैं? भाई fs क्या है? सीमांत घर्षण बल। ये हो गया स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू s गुणा r बटे r से r चला गया, क्या आ गया? म्यू s, यानी tan फाई जो सर्पी कोण है उसकी स्पर्शज्या भी किसके बराबर है? म्यू s के बराबर है। तो जरा दोनों कोणों के देख लो कौन कौन से कोण। इससे पहला घर्षण कोण और ये वाला सर्पी कोण, ठीक है। घर्षण कोण मैंने उधर क्या लिखा? घर्षण कोण को मैंने थीटा से लिखा, tan थीटा म्यू s के बराबर। और यहां पर भी बेटा
tan phi ये भी म्यू एस के बराबर। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष यही निकला कि थीटा बराबर फाई, यानी सर्पी कोण और घर्षण कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। तो इनको विद यानी दोनों एक साथ पूछे जाते हैं। स्कूलों में क्या करते हैं, दोनों को एक साथ पूछ लेते हैं कि सर्पी कोण और घर्षण कोण, इनको परिभाषित करिए और इनके बीच का संबंध क्या होता है। तो ये संबंध हमें बताना होता है। तो इसके संबंध के लिए पहले ये जो मैंने पीछे किया घर्षण कोण के लिए, ठीक है, वहां लिखा मैंने घर्षण कोण को ड्राइव किया, निगमित किया कि tan थीटा बराबर म्यू एस, और यहां पर ऐसे निगमित, दो लाइनों में निगमन हो जाएगा इसका, दो लाइनों में आ जाएगा रिजल्ट। tan फाई बराबर म्यू एस, फिर यहां लिख दिया tan थीटा बराबर म्यू एस और tan फाई बराबर म्यू एस, अतः थीटा बराबर फाई। इतनी बात लिखनी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन और आता है 2 नंबर में कि जो ग्रास या घास का रोलर जो होता है, जब आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, मैदान को एकदम, या आपने देखा होगा मैचेस वगैरह में एक रोलर चला दिया जाता है ना, तो फील्ड को समतल भी कर देता है, घास को थोड़ा दबा भी देता है इसके अंदर। तो बेटा जो घास का रोलर होगा उसे धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है, शो करना है, प्रदर्शित करना है। घास रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना सरल होता है। खींचना सरल होगा भाई, धकेलने की बजाय ऐसे धकेलने से खींचना सरल है, ठीक है। आप जानते हैं जो घास रोलर है, एक हैंडल लगा होगा, ठीक है, और एक गोल सा एकदम बड़ा सा पत्थर होगा बेलनाकार, उसे आगे पीछे चलाया जाता है, काफी भारी होता है। और मैं दोनों ही स्थितियां बना देता हूं। तो सबसे पहले ढकेलना, मैं ढकेलने में ऐसा क्या दिक्कत हो रही है, फिर खींचना, दोनों ही बना देता हूं मैं। अब जैसे मैं ढकेल रहा हूं, इसमें क्या कर रहा है, यहां पे ढकेलना। जब ढकेलेंगे आगे तो आगे बल लगाना पड़ेगा। मान लो बल लग रहा है ये इस दिशा में, F बल लगाइए बेटा। अब यहां क्षैतिज दिशा से ये कोण मैंने थीटा मान लिया। अब F को वियोजित कर दो, F को वियोजित कर दो, एक भाग तो ये हो गया F cos थीटा, और एक वियोजित भाग ये हो गया F sin थीटा। F sin थीटा तो नीचे लगेगा नीचे की ओर, और F cos थीटा क्षैतिज दिशा में। अब बेटा यहां देखिए जो उसका भार होगा, भार कहां पर होगा, भार नीचे की ओर होगा, mg नीचे की ओर होगा, और अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होगी, ठीक है। अब बेटा जब रोलर इधर मूव करेंगे तो घर्षण बल इसका विरोध करेगा, तो घर्षण बल हमारा इधर आ जाएगा, घर्षण बल इसका इधर आ गया। तो हम यही बात क्या करेंगे कि घर्षण बल निकालेंगे, घर्षण बल यानी म्यू एस गुणा आर करके, ठीक है। तो घर्षण बल को देखेंगे जब हम आर निकालेंगे तो आर यहां पर जो आर होगा, आर अविलंब प्रतिक्रिया वो ज्यादा आएगी खींचने के मुकाबले। जब बेटा विलंब प्रतिक्रिया ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन जो होगा, घर्षण बढ़ जाएगा, क्योंकि घर्षण बल जो होता है यानी घर्षण बल एफ एस म्यू एस गुणा आर। अगर आर बढ़ेगा तो घर्षण बल बढ़ जाएगा। तो अब यहां देखिए कि भाई एक बल नीचे की ओर एफ साइन थीटा और एक एम जी नीचे लग रहा है, और ऊपर की ओर आर लग रहा है। अब रोलर ऊपर नीचे थोड़ी मूव कर रहा है, ऊपर थोड़ी जा रहा है ना नीचे जा रहा है,
इसका मतलब ये ऊपर और नीचे वाले बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। तो आर संतुलित करेगा किसको? नीचे वाले बलों को। नीचे वाला बल कौन है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी, इसको संतुलित करेगा। ठीक है, तो बेटा इस केस में अब घर्षण बल जो होगा इस स्थिति में म्यू इंटू आर, म्यू एस इंटू आर, म्यू एस लिखा रहने दीजिए, आर ये चिपका दीजिए, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये आ गया। तो बेटा यहां पे घर्षण बल ये हो गया। ठीक है, अब ये कम है या ज्यादा, ये तो हमें खींचने के साथ तुलना करना पड़ेगी, तब पता चलेगा ये कम है या ज्यादा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, खींचने की स्थिति बनाते हैं। अब घास के रोलर को खींच रहे हैं, यहां तो धकेल रहे हैं आगे की तरफ, तभी तो फोर्स इधर लग रहा है। अब इसे खींच रहे हैं, अब इसे क्या करते हैं, इसे खींच रहे हैं। थोड़ा गोल हो जाए, वीडियो थोड़ा रुक गया था। अब बेटा जहां खींचने को देखते हैं, जब हम अब रोलर को खींच रहे हैं, ठीक है, जब खींचेंगे यानी मैं इसे अपनी तरफ खींचूंगा तो ये बल ऐसे लगेगा, फिर से क्षैतिज दिशा से ये कोण थीटा, इसको वियोजित कर लिया मैंने, एफ कॉस थीटा, एक घटक ये आ गया और एक घटक आ गया ऊर्ध्वाधर दिशा में एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा ऊपर आ गया। ठीक है, अब बेटा यहां पर इसका भार कहां वर्क करेगा, कहां कार्य करेगा, नीचे की ओर, अतः अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर। तो अविलंब प्रतिक्रिया, ये अविलंब प्रतिक्रिया आर ये कार्य करेगी। अब देखो ऊपर की ओर दो बल हो गए, एक आर हो गया, एक एफ साइन थीटा ऊपर की ओर है, नीचे की ओर एम जी है। अब ये रोलर की गति ना तो ऊपर है ना नीचे है इसका मतलब ऊपर के बल एफ प्लस आर प्लस एफ साइन थीटा संतुलित कर रहे होंगे एमजी को, एमजी केवल एक नीचे की ओर काम कर रहा है तो आर बेटा मेरे पास आ गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गया। अब घर्षण बल निकाल लेते हैं यहां पे, तो घर्षण बल हो गया एफ एस म्यू एस इंटू आर, म्यू एस गुणा आर, आर का मान एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गया। तो अब यहां देखो भाई घर्षण बल यहां पर अविलंब प्रतिक्रिया यहां एम जी माइनस एफ साइन थीटा है, यहां अविलंब प्रतिक्रिया एफ साइन थीटा प्लस एम जी है। यहां अविलंब प्रतिक्रिया ज्यादा है तो घर्षण बल ज्यादा है, यहां अविलंब प्रतिक्रिया एम जी माइनस एफ साइन थीटा है, कम है, यहां घर्षण बल भी कम होगी। तो बेटा खींचने में घर्षण बल कम लग रहा है और धकेलने में घर्षण बल ज्यादा कार्य कर रहा है, इसलिए आसान कहां पर होगा, जहां पे घर्षण बल कम है तो खींचना आसान होगा, धकेलना कठिन होगा, क्योंकि यहां घर्षण बल ज्यादा है। अब एक अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद घर्षण को खत्म कर देंगे। एक 2 नंबर का सवाल आता है, सामान्यतः स्कूलों में पूछ लिया जाता है कि टिप्पणी करो कि घर्षण बल या घर्षण एक आवश्यक बुराई है। हमें टिप्पणी करनी है 2 नंबर में, टिप्पणी करो कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है। घर्षण जो है एक आवश्यक बुराई है, ठीक है। तो पहले यहां पर इसकी हानियां बता दो कि भाई घर्षण की हानियां क्या है। सबसे पहले कि भाई आप जानते हो कि मशीन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वहां बड़ी बड़ी मशीनें होंगी और जो बड़ी बड़ी मशीनें उनमें एक पार्ट दूसरे पार्ट से रगड़ खा के चल रहा हो तो वहां घर्षण पैदा होगा। जब घर्षण पैदा होगा तो वहां पर 2 नुकसान हो जाएंगे। एक तो घर्षण ज्यादा होने से बिजली की खपत ज्यादा होगी,
यानी बिजली की खपत ज्यादा होगी, ठीक है। और मशीनरी पार्ट्स जो है वो टूटेंगे फूटेंगे। मशीनरी पार्ट टूटने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो गाड़ी, बस, स्कूटर, कार, इनके जो टायर होते हैं घिस जाते हैं और फिर घिस के इतने खराब हो जाते हैं, हमें बदलवाना पड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा खर्चा और लग जाता है, ठीक है। तो जो टायर होते हैं, टायर घिस जाते हैं, तो बेटा ये इसके नुकसान हो गए कि भाई ये हानियां हो गई। तो ऐसा लगता है घर्षण बहुत बुरा है, बहुत बुराइयां है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। इसके लाभ देखो, उन लाभ के लिए तो लाभ ऐसे है कि भाई ये बुराइयां मंजूर होंगी हमें, तभी तो लिखा जा रहा है घर्षण एक आवश्यक बुराई है, हमें स्वीकारना पड़ेगा घर्षण को इन बुराइयों के साथ, ठीक है। इन बुराई को तो आप कम भी कर सकते हैं, घर्षण को तो आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। ऑयल डाल के, ग्रीस डाल के उसको मशीनी पार्ट वगैरह को हम आसान थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा लाभ देखें, यहाँ पे लाभ जो है समझ लीजिए, हम चलना स्टार्ट करते हैं घर्षण के कारण, उठना बैठना सोना सब कुछ, यानी मैं पेन पकड़ा हूं, आप अपना पेन पकड़े होंगे, लिख रहे होंगे, ये सब घर्षण के कारण ही पॉसिबल है। हर कार्य घर्षण के कारण ही पॉसिबल हो रहा है, ये ध्यान रखिए। तो बेटा अगर मैं सिर्फ एक लाइन यहां पर लिख दूं कि भाई बिना घर्षण के जीवन असंभव है, बिना घर्षण के जीवन असंभव है, ठीक है। इसलिए इन बुराइयों के साथ हमें घर्षण को अपनाना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है घर्षण एक आवश्यक बुराई है। बेटा लास्ट में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं। एक परिवर्ती ढालू तल का झुकाव का क्षैतिज से झुकाव 30। यदि एक परिवर्ती ढालू तल का क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री है, तो उस पर रखा पिंड फिसलना आरंभ कर देता है, ठीक है। यानी सीमांत संतुलन की स्थिति में एकदम चलना चालू कर देगा। यदि ढालू तल का झुकाव 45 डिग्री कर दिया जाए, तो ढालू का 45 डिग्री झुकाव कर दिया जाए तो पिंड का त्वरण निकालो, पिंड का त्वरण ज्ञात करो या निकालो, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसे, अगर ये मैं 30 डिग्री करता हूं तो पिंड यहां पे नीचे चलना आरंभ कर देता है, तो इसका मतलब 30 डिग्री क्या हो गया, सर्पी कोण, यानी सर्पी कोण हो गया फाई। ये क्या हो गया 30 डिग्री। बेटा हमें मालूम ही है कि जो म्यूएस होता है
सर्पी कोण की स्पर्श ज्या होता है। तो tan फाई का मान रख दो यहां पे 30 डिग्री, जिसका मान है 1/√3। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान हो गया 1/√3। ठीक है। अब क्या स्थिति है, अब ये 45 डिग्री कोण कर दिया गया। अब ये कोण कितना कर दिया गया, 45 डिग्री। वस्तु को यहां रखा गया भाई, घर्षण बल तो सीमांत घर्षण ये लग रहा है अधिकतम। अब वस्तु नीचे आ रही है, वस्तु को नीचे लाने वाला बल कौन सा होता है, mg साइन, ये वाला एंगल हमेशा ध्यान रखो, mg साइन 45। इस बल से ये नीचे आएगी, इस बल से क्या होगा, ये नीचे आएगी। ठीक है। अब यहां पर mg भार ये बेटा थीटा यानी कितना 45 डिग्री, ये 45 है तो ये 45, mg का एक वियोजित भाग mg cos 45 ये हो गया। ये अविलंब प्रतिक्रिया r पैदा करेगा। तो r किसके बराबर, r बराबर हो गया mg cos 45 डिग्री, mg cos 45 डिग्री हो गया। ठीक है। तो बेटा r क्या है, mg cos 45, mg cos 45 का मान 1/√2, r मेरे पास ये हो गया। ठीक है बेटा। अब यहां से घर्षण बल निकाल लें, fs का मान क्या हो गया, μs गुणा r। μs का मान कितना है 1/√3 और r का मान मेरे पास है mg√2। fs का मान ये हो गया। ठीक है। यानी जो सीमांत घर्षण है वो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर लाने वाला बल कौन है, mg cos 45। तो बेटा नेट बल क्या हो गया, नेट बल mg साइन 45 माइनस fs का मान ये रहा मेरे पास mg। अब बेटा यहां पे मान रख दीजिए 1/√2 माइनस fs 1/√3, mg 1/√2। नेट बल ये हो गया। ठीक है। तो नेट बल चाहे तो mg को बाहर निकाल लें, mg को √2 को भी बाहर निकाल लीजिए, √2 को बाहर निकाल लीजिए, यहां 1 रह गया माइनस 1/√3। यहां बेटा चाहिए क्या, त्वरण चाहिए, पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण A नेट बल बटे द्रव्यमान m। नेट बल ये रहा, द्रव्यमान का भाग लगा दीजिए, तो नीचे द्रव्यमान m इससे कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, त्वरण बराबर g/√2 गुणा 1 माइनस √3। जी का मान रख दीजिए 9.8। अगर 10 दे रखा हो तो 10 देगा तो लिख दिया जाएगा यहाँ पे, इतना भी छोड़ दीजिए इसके अंदर। ठीक है। यानी जी के पदों में छोड़ दीजिए ऐसे करके, तो इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण होता है। तो बेटा आज इसको फिनिश करते हैं। ठीक है बेटा।